हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। आपने पढ़ा है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो बाल्यावस्था हमारी 5 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है। आपने पढ़ा है कि जो शैशवावस्था होती है वो हमारी कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष होती है। और बाल्यावस्था हमारी 5 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था हमारी कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 5 से 12 वर्ष तक होती है। ये तीनों अवस्थाएं आपको याद रखनी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसमें बाल्यावस्था पूछा गया है, कभी कभी शैशवावस्था भी पूछ सकता है, किशोरावस्था भी पूछ सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि शैशवावस्था हमारा 0 से 5 वर्ष होता है, बाल्यावस्था हमारे 5 से 12 वर्ष होती है और किशोरावस्था हमारी 12 से 18 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो आपको पता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना जाता है, क्योंकि ये तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। स्टेनली हॉल ने इन्हें तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि वो अपने करियर के बारे में सोचने लगता है। उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, वो समझ नहीं पाता कि हम कैसे क्या करें। इसलिए ये जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन अवस्था मानी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शैशवावस्था कब से कब होती है? अभी मैंने आपको बताया था शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अभी हमने आपको बताया कि किशोरावस्था क्या होती है। शैशवावस्था हमारे जन्म से, देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था पूछा गया था, शैशवावस्था पूछ लिया गया है। जन्म से 5 वर्ष तक होती है और बाल्यावस्था हमारी 5 से 12, कभी कभी जन्म से 6 वर्ष भी होता है। तो आप परेशान ना होइएगा कि अब 6 वर्ष पूछ लिया, वैसे तो मेन जन्म से 6 वर्ष ही होता है, लेकिन अगर यहाँ से जन्म से 5 वर्ष तक दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। फिर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? अगर आपका 6 से 12 वर्ष भी लिखा है तो भी ठीक है, और 5 से 12 वर्ष लिखा है तो भी ठीक है। ठीक है, बचा आपका किशोरावस्था। तो किशोरावस्था आपका कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष तक। कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं आपको अच्छे से याद करनी है। इनमें से एक ना एक अवस्था आना जो जरूरी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है कि कोई भी अवस्था आपसे पूछ सकती है, एग्जामिनर कोई भी अवस्था आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 50 से 70 के बीच में होती है। जो अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 70 के मध्य होती है। अगला प्रश्न है आपका, मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो मूर्ख बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी कितनी बुद्धि लब्धि होती है? 20 या 25 से 50 के बीच होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु, मैंने आपको बुद्धि लब्धि का जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से बताया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया आपको, मानसिक आयु, वास्तविक आयु विद एग्जाम्पल आपको समझाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने एक अलग से बुद्धि लब्धि का चैप्टर पढ़ाया है आपको। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। यदि किसी बालक की आयु, और मैंने पूरा सूत्र के तरीके, पूरा सूत्र वाइज पढ़ाया है और पूरा विद एग्जाम्पल मैंने आपको उसको सॉल्व करके भी बताया है। इसलिए प्लीज़ अगर आपने मेरे बुद्धि लब्धि वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए प्लीज़, मेरे चैनल में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो आपको ये याद करना चाहिए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि
क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपको याद कर लेना है। ये अभी जो पिछली बार अभी जो यही नया जो आपका टेट का जो पेपर हुआ है इसमें भी पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो देखिए आपको कितने जल्दी एक नंबर फट से आपको मिल जाता है अगर आपको आता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डीएलएड में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है और सुपर टेट में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आपको फिर सॉल्व करने की बिल्कुल भी गलती आपसे नहीं होगी कि आप सॉल्व करने में गलती करें। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा है बालक की जो वास्तविक आयु है, मानसिक आयु है वो 16 वर्ष है। तो आपको पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु कितनी है 16 और बटे वास्तविक आयु कितनी दी है आपकी 10 दी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ फिर से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बुद्धि लब्धि की जो मानसिक आयु वो कितनी दी है आपकी 16 दी है और वास्तविक आयु कितनी दी है 10 दी है और गुणे 100, ठीक है। तो आप इसको आप कैंसिल करिए, क्या होता है 10 दहाम 100, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब 10 को 16 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 10 को अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो एक बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है 160। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये देखिए आपका 2019 में पूछा भी गया है ये आपका प्रश्न, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके जो डीएलएड के जो पेपर हैं वो हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। आप उनको तो बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, मेरी बात मानिए। जो डीएलएड का जो आपके जो पिछले पेपर होते हैं वो ज़रूर आप सॉल्व करिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो 70%, ज़्यादातर क्या 70% क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। तो अगर आप 70% ऐसे ही कवर कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 90% उसी से क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्या होता है, बहुत से बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व नहीं करते हैं, फालतू जो है बातें देखा करते हैं लेकिन उसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपके उन्हीं से फंसते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका देखिए 2019 में आया था, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अब देखिए मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है अच्छे से। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती हैं, 14 होती हैं। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि हमारी मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया था, तो मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल जी ने दिया था, ठीक है, मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और इन 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ 14 संवेग भी बताए थे, ठीक है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ 14 संवेग भी दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग भी हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है, कॉल और ब्रूस का कहना है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चे ज़्यादातर जो उनके जो संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही होता है उनका, ठीक है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, नए नए ज्ञान सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, कॉल व ब्रूस ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, तो इनके प्रतिपादन जो है वो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का अधिगम का सिद्धांत बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि आपके 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। आगे पढ़ते हैं। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, यह परिभाषा किसकी है, यह क्या परिभाषित किया गया है, क्रियात्मक प्रवृत्ति को, ठीक है। अगर संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है तो उसे हम क्रियात्मक प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए, ठीक है। एक बिने साइमन बुद्धि स्केल परीक्षण है और चित्र पूर्ति परीक्षण, ठीक है। बिने साइमन बुद्धि स्केल परीक्षण और दूसरा है चित्र पूर्ति परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए, तो व्यक्तित्व परीक्षण कौन से होते हैं, जीवन इतिहास विधि और प्रश्नावली
विधि, ठीक है। जीवन इतिहास जिसे जीवनी कहते हो, ठीक है, किसी के ऊपर आप जीवनी लिख रहे हो, ठीक है, किसी के जीवन के बारे में बता रहे हो, जैसे महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताइए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताइए, तो आप उस तरीके से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को के बारे में आप बताते हो। ऐसे ही प्रश्नावली विधि, आप किसी से प्रश्न पूछते हो, प्रश्न पूछ कर, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सूझ या अंतर्दृश्य सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम लिखिए। तो कोहलर थे। सूझ व अंतर्दृश्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कोहलर जी थे। कोहलर ने क्या किया था? इन्होंने वन मानुष पर अध्ययन किया था, ठीक है, वन मानुष पर क्या किया था? अध्ययन किया था। और किस वन मानुष पर? सुल्तान नामक वन मानुष पर अध्ययन किया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। वन मानुष का क्या नाम था? सुल्तान, ठीक है। इन्होंने सुल्तान नामक वन मानुष पर अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने सूझ या इसीलिए इनको सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोहलर थे। और कोहलर के साथ साथ अगर कोफका आए तो कोफका भी थे, इनके साथ साथ कोफका भी थे। कोहलर, कोफका और वुर्ट लेविन भी थे इनके साथ, ठीक है। कौन कौन थे? कोहलर, कोफका और वुर्ट लेविन जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी? विल्हेम वुंट ने की थी। एक सेकेंड, किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी, ठीक है। कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी इन्होंने। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी, ठीक है। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। और किसने की थी? विलियम वुंट साहब ने, ठीक है। किसने की थी? विलियम वुंट साहब ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया था। किसने किया है? हल ने किया है। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई? देखिए 2000, अभी आपने ऊपर पढ़ा था 2019 में पूछा गया था कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई। अब देखिए 2021 में उसको फिर से रिपीट किया गया है, तो इसलिए मैंने कहा आपको तीनों अवस्थाएं अच्छे से पढ़नी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा जन्म के 5 से 6 वर्ष तक, ठीक है। अगर जन्म से 5 वर्ष लिखा है तो भी ठीक है, और जन्म से अगर आपका 6 वर्ष भी लिखा है तो भी ठीक है, ठीक है। जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष कह दें, कोई बात नहीं है, दोनों सही होते हैं। आगे बढ़िए। अधिगमांतरण क्या है, यानी अधिगम अंतरण क्या है? पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यता का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, ठीक है। इसको हम अधिगम अंतरण को हम अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपका अधिगम स्थानांतरण भी आ जाता है, स्थानांतरण, ठीक है, अगर अधिगम स्थानांतरण भी आ जाता है तो भी वही चीज़ है, चाहे अधिगम अंतरण को हो या अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है इसमें? जो आपने पहली स्थिति में, यानी आपने जो पहले जो भी ज्ञान सीखा है, जो भी आदतें सीखी हैं, जो भी योग्यताएं आपने सीखी, वही स्थिति आपकी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, ठीक है। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है या अधिगम अंतरण कहलाता है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या होता है। पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थिति में उसी ज्ञान का प्रयोग करते हैं, यानी एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। और एक आपकी ये भी डिफिनीशन है जो आपकी बुक में दी हुई है, पवन सीरीज में दी हुई है। पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यता, यानी आपने पहली परिस्थिति में जो भी ज्ञान सीखा, जो भी कुशलताएं सीखी, जो भी आदतें सीखी, जो भी अभियोग्यता सीखी, उसी को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। तो बुद्धि का एक सिद्धांत, द्वि सिद्धांत, ठीक है, त्रि सिद्धांत, ये सब आपको अच्छे से याद करना है।
आगे बढ़ते हैं। संवेग। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। ये यूपी टेट का बहुत ही क्या बोलते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपी टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी टेट, डीएलएड, सुपर टेट सबका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो ध्यान में बसा लीजिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसको वुडवर्थ साहब ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ये जो संवेग के जो दोनों डिफिनेशन, एक ऊपर आई है और एक ये वाली, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये यूपी टेट की फेवरेट हैं। ठीक है, और डीएलएड की भी। तो संवेग चेतना की वास्ता है जिसमें रागात्मक तत्व पाए जाते हैं। रागात्मक तत्व क्या होते हैं? रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो ये किसने दिया है? रॉस साहब ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये किसका कथन है? जर्सिल साहब का है। जर्सिल साहब ने क्या कहा है? किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क जाने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसको किसने कहा है? जर्सिल साहब ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने कहा है कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है? किसने कहा है? पीटी यंग जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है या हमें मिलती है, उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की यह परिभाषा किसकी है? ड्राइबर्न की है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है? विस्मृति का अर्थ किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने में असफलता। विस्मृति का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जो पहले कुछ भी चीज़ें सीखी हुई हैं या उन पूर्व, या आपको पुराना अनुभव है, ठीक है, पहले से कोई अनुभव है, उसको स्मरण करने या पहले से सीखी हुई किसी क्रिया को आप क्या होता है, जब आप उसको करने में असफल हो जाते हैं, या आपने जो पहले कोई अनुभव लिया है, पहले कुछ सीखा है, आप उसको फिर से दोबारा नहीं सामने ला पाते, नहीं सीख पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया है? ड्रेवर साहब ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, संवेग के यह विचार किसके हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। ये किसने कहा है? इसको भी ड्रेवर जी ने कहा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं? तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं? तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है, जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव को नवीन रूप और तरीकों को पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आप कोई तर्क करते हैं, कोई चिंतन करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो तर्क क्या होता है? एक फलदायक होता है। फलदायक मतलब ये हुआ कि जैसे आपने जो पूर्व ज्ञान अनुभव किया है या किसी समस्या का समाधान आपको करना है, तो वो अच्छी तरीके से हो जाए, उसको आपका फल मिल जाए। ठीक है, यह उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो आपका पुराना अनुभव है, पूर्व अनुभव है, वो को नवीन रूप, यानी किसी पुराने अनुभव को नए रूप में लाना और उनके तरीकों को पुनः संगठित करना या सम्मिलित करना किया जाता है। ठीक है, ये किसने दिया है? गेट्स व अन्य ने दिया है। अब देखिए अगले प्रश्न पर। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। इसको किसने दिया है? ऑलपोर्ट जी ने दिया है। ठीक है, इसको ऑलपोर्ट ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसने दिया है इसको? गेट्स और अन्य ने दिया है। देखिए, आपके ये आपकी परिभाषाएं हैं, इनमें से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आपको ये परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद कर लेनी बल्कि नहीं, रट लेनी है एकदम। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलित रखता है। बोरिंग और लैंगफील्ड व वेल्ड की है।
आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है वातावरण में वे सब वाहन तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति की जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वुडवर्थ ने कहा है इसको। ये सब देखिए आपकी परिभाषाएं हैं, इनको आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। फिर क्या है, सीखने के एक क्षेत्र में, अगला प्रश्न है आपका, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान का कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षणों में मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, यानी बुद्धि परीक्षणों को किन दो विभक्त किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर पढ़ ले जाकर। मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि बुद्धि लब्धि चैप्टर पूरा अच्छे से मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, विद एग्जाम्पल समझाया है आपको बहुत अच्छे से। तो वो भी अपने नोट्स की मैंने नोट्स बना कर समझाया है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर एक बार पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ और आप अच्छे से याद कर रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको पवन सीरीज राजन सीरीज मैं कराऊंगी, पवन सीरीज राजन सीरीज आप पढ़ लेंगे, आप 100% नंबर लेकर आएंगे अगर आपने पवन सीरीज और राजन सीरीज पूरी पढ़ ली और अगर आपने मेरे नोट्स देख लिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मैराथन क्लास में जो बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो जॉब करते हैं या कुछ भी मतलब टीचिंग कर रहे हो या कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। अगर आप वो मेरी मैराथन क्लास देख लेंगे और ये पवन सीरीज और राजन सीरीज आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से डीएलएड में 95+ नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण क्या होता है, दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, ये मैंने आपको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। जब किसी एक व्यक्ति पर आप परीक्षण करते हैं तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और जब आप क्या होता है समूह में जब कोई परीक्षण करते हैं, जब समूह में जब कोई परीक्षा लेते हैं तो उसे हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में, आपने अगर क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। जैसे आपने किसी एक बच्चे को क्लास में उठाकर उसे कविता पूछ ली या 1 से 5 तक गिनती पूछ ली, तो इसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करते हैं। यानी कि आपने एक समय पर एक ही बच्चे का परीक्षण लिया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, आपने क्लास में कई सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर उनसे आप जब कोई परीक्षण करते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि पेपर आप क्या होता है वार्षिक परीक्षा ये सब होती है, ठीक है। तो आपने एक टेस्ट पेपर बनाया और बच्चों को दिया, तो सभी बच्चे उसको करते हैं, ठीक है, एक साथ करते हैं, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया, ठीक। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, तो ये क्या होता है, इसे हम आपका क्या, चलिए आप ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि अब आपको जो पढ़ना है वो हमारे नोट्स में है। हमने बुद्धि परीक्षण का पूरा चैप्टर पढ़ाया है बुद्धि लब्धि वाला, तो आप वहाँ जाकर समझिए। जितना मुझे समझाना था मैंने इसमें समझा दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। तो आपको पता है स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण जो है ये एक व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण है। कैसा है, व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं। तो मैंने आपको पढ़ाया है पियाजे की अवस्थाएं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक संवेदी पेशीय अवस्था, नंबर 2 प्राक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ये यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो ये आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता भी देती हूँ। संवेदी पेशीय अवस्था क्या होता है, इसमें बच्चा बोल नहीं पाता है। क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें बच्चा क्या करता है, 0 से 3 साल का बच्चा वो क्या करता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है 0 से 3 वर्ष का होता है, तो अपने जब उसे भूख लगती है प्यास लगती है तो क्या होता है, रो कर पैर पटक कर, ठीक है। और क्या होता है, या अपने हंस कर अपने भाव को प्रकट करता है, रो कर अपने भाव को प्रकट करता है और पैर पटक कर अपने भाव को प्रकट करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अभी मतलब क्या होता है, बोल नहीं पाता है बच्चा। फिर आगे बढ़ते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये जो होती है ये भी
3 से 7 वर्ष के बच्चों में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चे अभी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उनके मानसिक विकास तेज़ी से अभी नहीं हो पाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो केवल अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो केवल मूर्त यानी उनके सामने जो चीज़ होती है वो उसी को समझ पाते हैं। आप जब बच्चों को क्या होता है, जब बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, जैसे आपने क्या किया, छोटा आ से अनार बताया, तो क्या होता है, अनार जब आप उसको बुक में दिखाते हो कि ये अनार है और इसको हम छोटा आ से अनार कहते हैं, तब वो बच्चा क्या करता है, अनार के द्वारा ही वो छोटे आ को पढ़ पाता है, ठीक है। छोटे आ के जो छोटा आ जो वर्ड होता है उसको अनार के माध्यम से ही समझ पाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बच्चा क्या होता है, देख कर ही चीज़ों को समझ पाता है, उसके अंदर चिंतन करने की कोई भी अवस्था नहीं होती है, मतलब अच्छे से बच्चे का अभी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। ना ही शारीरिक विकास, ना ही मानसिक विकास, ना ही संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों के सामने अगर वो चीज़ है तो वो तभी वो उसको पहचान पाएगा, ठीक है। वो अमूर्त चीज़ों को यानी कि आप उसको कल्पना में रहकर कुछ नहीं समझा सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा किशोरावस्था में होता है, आराम से बच्चा समझ जाता है। आप उसको क्या होता है, पृथ्वी के बारे में जब कोई चीज़ बताते हैं तो वो क्या करता है, अब आप उस पूरी पृथ्वी को तो क्लास के अंदर ले नहीं आएंगे ना, तो आप उसको क्या करते हैं, ग्लोब के माध्यम से समझाते हैं तो वो उसको समझ जाता है, ठीक है। भारत के नक्शे को मानचित्र के द्वारा आप समझाते हैं तो वो उसको समझ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या होती है, अमूर्त संक्रियाओं को समझने की अवस्था आ जाती है। तो जी, संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है, आपने पढ़ा, संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। वैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है, समाज के द्वारा मान्य और अमान्य दोनों गुणों का संगठन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो व्यक्तित्व को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, ठीक है। ये और जो बहिर्मुखी तथा इसको हम दोनों का मिश्रण उभयमुखी भी कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। फिर आगे पढ़ते हैं, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, एक शक्तिहीन होता है, एक खिलाड़ी होता है, एक नाटा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। व्यक्तित्व मापन की 3 विधि होती है, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां, नंबर 3 प्रक्षेपण विधियां। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली कौन सी थी, संवेदी पेशीय अवस्था, नंबर 2 क्या थी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये पढ़ी है। तो अब आपको अच्छे से पता हो गया कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे वाइगोत्स्की जी हैं। कौन है, वाइगोत्स्की जी हैं। ये आपका यूपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों प्रश्न आपके यूपी टेट में भी आते हैं। आगे बढ़िए, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोलर बर्ग हैं, ठीक है। इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया कि बच्चों में कब नैतिक विकास होता है, कब नैतिक विकास नहीं होता है, इसके बारे में इन्होंने समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो पावलाव ने अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कहलाते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको अच्छे से समझाया था विद डिटेल कि कोलर बर्ग जो हैं वो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये कोलर बर्ग जो हैं ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ये इन्होंने क्या किया था, वन मानुष पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। वन मानुष्य पर इन्होंने अध्ययन किया था। उस वन मानुष क्या नाम था, सुल्तान नाम था। उस वन मानुष का नाम सुल्तान था, सुल्तान, ठीक है। उस वन मानुष का नाम क्या था, सुल्तान था। इन्होंने सुल्तान नामक वन मानुष पर अध्ययन किया था कोलर बर्ग ने, इसलिए इनको इनके प्रतिपादक, इनके सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर हैं। इन्होंने क्या किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर हैं।
फिर कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत किसका है, हल का है। अभी आपने इसको ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है, कि हल प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने दिया है। अब देखिए चिंतन क्या होता है, चिंतन को परिभाषित कीजिए। चिंतन है क्या? गेरिट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, ठीक है, जिसे आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, ठीक है, और एक रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसके माध्यम जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों यानी विचारों और प्रत्ययों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चिंतन क्या होता है? चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों यानी विचारों और प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चिंतन दो प्रकार, चिंतन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, कहते हैं प्रत्यक्षात्मक कल्पना, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन, ठीक है। अब तर्क के प्रकार बताइए। तर्क दो प्रकार का होता है, एक आगमन और एक निगमन होता है, ठीक है। आगमन क्या होता है? जब क्या होता है, आप जब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो वो आगमन तर्क, उदाहरण से नियम की ओर सोचते हैं, ठीक है। निगमन क्या होता है? जब आप क्या होता है नियम से उदाहरण की ओर सोचते हैं तब क्या होता है, निगमन तर्क होता है। देखिए, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? देखिए, इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है, ठीक है, तो उसे हम निगमन तर्क कहते हैं। तर्क विकास की विधियां बताइए, ठीक है। तो तर्क विकास की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान और सोच शक्ति का प्रयोग। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? वंशानुक्रम, ये आपको चैप्टर वंशानुक्रम और वातावरण, आपका बाल विकास में जो चैप्टर है उसको एक अधिगम चैप्टर है, बुद्धि लब्धि चैप्टर है, वंशानुक्रम वातावरण, ये जो आपका चैप्टर है बाल विकास, आपका जो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, ये आपके जो 4-5 चैप्टर जो हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके हर साल उसी से क्वेश्चन आते हैं और इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो वंशानुक्रम आप एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, वंशानुक्रम और वातावरण, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसके शॉर्ट आपको बताते हैं। वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ठीक है। जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो गुण हम बच्चों को माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिए, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। वंशानुक्रम के कितने सिद्धांत होते हैं? 4 सिद्धांत। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण का क्या अर्थ है? वातावरण क्या होता है? वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। क्या होता है वातावरण? क्या होता है? वो हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए होती है और उस पर अपना सीधा प्रभाव डालती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण को परिभाषित कीजिए। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं वही क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया एक सिंपल सी भाषा में, कि एक सिंपल सी परिभाषा है कि क्या होती है, हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं और जो हमें प्रभावित करती हैं वही क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं कैसा पढ़ाती हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं कैसा पढ़ाती हूँ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 1 बालकों के लालन पालन का संरक्षण की दशाएं। नंबर 2 सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। नंबर 3 विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव और नंबर 4 संचार माध्यमों का प्रभाव। यानी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो वातावरण कारक, अभी हमने कहा ना कि एक बालक के चारों ओर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वो वस्तुएं जो उन पर सीधे प्रभावित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। वही इन्होंने कहा है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाली वातावरणीय कारकों का बताइए। तो वातावरण किस तरीके से बालक को प्रभावित करता है? बालक के लालन पालन का संरक्षण की दिशाएं, यानी कि क्योंकि उसका लालन पालन यानी कि उसका किस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है वो भी होता है। किसी बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं होता है तो वो चोर बन जाते हैं, ठीक है, चोरी करने लगते हैं, इस तरीके से होते हैं। और जो अच्छे वातावरण में होता है तो वो अच्छे बनते हैं। ये बताया गया है। सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव कैसा है, यानी समाज के लोग कैसे हैं, उसके आसपास के विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, विद्यालय के अंदर कौन कौन सी स्थितियां हैं, कैसे वो बच्चा सीख रहा है कैसे नहीं, इसका प्रभाव, और संचार माध्यमों का भी बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम भाषा ज्ञान का विकास करके कर सकते हैं और कहानियाँ सुनाकर कर सकते हैं। जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हो कि एक हामिद था, वो बहुत गरीब था, उसके घर में उसकी माँ दादी रोटियाँ बनाती थी तो उनका हाथ जल जाता था, तो वो एक चिमटा खरीद के लाया था ईदगाह में। तो आप ऐसे स्टोरी सुनाते हो तो बच्चे क्या होते हैं, तो कल्पना करने लगते हैं कि हाँ एक हामिद था, चिमटा लेकर आया, इस तरीके से कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा बुक में वो पूरा सीन बना भी होता है कि हामिद हैं, चिमटा लिए हुए है, उसकी दादी रोटियां बना रही, इस तरीके से तो बच्चे कल्पना करने लगते हैं। भाषा ज्ञान का विकास करके भी होता है। अब देखिए थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं आपको बता रही हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, थॉर्नडाइक के किन किन नियमों का प्रतिपादन किया गया। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, कौन कौन से नियम बताए थे? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम की एक परिभाषा बताइए। तो अधिगम क्या होता है? वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो नए ज्ञान और नई क्रियाओं को करके उनकी प्रक्रिया करके उनको सीखने की ही प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कौन कौन से? देखिए अधिगम वहीं पर अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, लर्निंग, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, सीखना होता है। तो क्या होता है, आप जब वहीं उसी जगह पर सीखेंगे जहाँ पर आपको रुचि होगी। जैसे आपको हिंदी क्या होता है, हिंदी सब्जेक्ट है जैसे आपको उसमें रुचि होती है तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से सीखते हो। जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि होती है आप उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, उसी में ज़्यादा सीखते हो। ठीक है, तो जैसे अधिगम को प्रभावी करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपका होता है वो रुचि होती है। ठीक है, दूसरा होता है अभिक्षमता। ठीक है, आपके अंदर जितना ग्रहण करने की कैपेसिटी होगी आप उतना ही सीख पाओगे। ठीक है, फिर क्या होता है? विषय का ज्ञान। आपको विषय का पहले से ज्ञान होगा, तब आपको जो नई नई ज्ञान सिखाए जाएंगे तभी आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अब आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, मन नहीं हो रहा पढ़ने का, और आपको टीचर कितना भी अच्छा समझा रही है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाओगे। प्रेरणा यानी मोटिवेट। ठीक है, मोटिवेट करना, अपने आप मोटिवेट नहीं होगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और अच्छा वातावरण होना भी बहुत ज़रूरी है। आप पता चला आप क्लास में बैठो, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, ठीक है, बाहर बारात निकल आई तो आपका मन उधर ही लग गया। ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? रुचि। ठीक है, आपको अगर आपको रुचि होगी तभी आप सीख पाओगे। अभिक्षमता, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होगी, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। विषय का ज्ञान होगा तभी आप सीख पाओगे। सीखने की इच्छा जब अंदर से होगी तभी आप सीख पाओगे। प्रेरणा यानी मोटिवेट होगे तभी सीख पाओगे, और वातावरण भी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं, नाम उल्लेखित कीजिए। तो अधिगम क्या होता है? एक करके सीखना होती है, अनुकरण द्वारा सीखना यानी नकल करके सीखना, ठीक है, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना और प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सीखना। तो अधिगम की 5 विधियां इसमें बताई गई हैं, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना और प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना। अब देखिए सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से होते हैं। तो सीखने के मुख्य नियम और गौड़ नियम, 2 प्रकार के सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। देखिए मैं आपको विधि पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि जो सीखने के जो नियम होते हैं उनको थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम आपने ऊपर पढ़ा, 3 नियम बताए थे मैंने आपको, तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, और ये आपके जो अब ये गौड़ नियम है इनको भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ये कौन कौन से हैं? मनोवृत्ति का नियम, अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये मुख्य नियम और गौड़ नियम ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, और ये गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं। और मुख्य नियम जो मैंने अभी आपको ऊपर ये देखिए यहाँ पर बताया था, क्या होता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था, चलिए नहीं है, फिर ये देखिए प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, ये अधिगम के मुख्य नियम होते हैं। और ये अधिगम के मनोवृत्ति का नियम, अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ये आपके गौड़ नियम है। इन 2 मुख्य नियम और गौड़ नियम को थॉर्नडाइक ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है? सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करता है। ठीक है, सीखने के नियमों के प्रयोग से क्या करता है? एक शिक्षक जो होता है वो छात्र के अंदर अधिगम के प्रति रुचि, इंटरेस्ट लेना, ठीक है, उत्साह होना और संतोष विकसित करता है। आगे बढ़ते हैं।
अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? देखिए, अनुकरण मतलब होता है नकल करना, ठीक है। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना। तो अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। देखिए, अब क्या होता है, जब टीचर जो है ए बनाती है तो डॉट डॉट करके ए लिखती है, तो उस पर बच्चे क्या होते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसी पे लिखते हैं, बनाते हैं, तो क्या होते हैं, उनकी नकल करते हैं या देख देख के लिखते हैं, ठीक है। तो अनुकरण क्या होती है? शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके ही सीखते हैं, यानी शिक्षक जैसे जैसे क्रियाएं करता है बच्चे उसकी नकल कर करके उसको सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। तो ब्रूनर के सिद्धांत की एक विशेषता क्या है? यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है। अब क्या होता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? अभी आपने पढ़ा था, ऊपर 2 बार आप पढ़ चुके हैं कि 2019 में आया था और 2021 में आया था कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको कोहलरबर्ग ने दिया था। कोहलरबर्ग ने वनमानुष यानी सुल्तान नामक वनमानुष पर ये किया था, अध्ययन किया था। व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है, ठीक है, और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देख कर सीखता है। क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति कुछ कार्यों को खुद से सीखता है और कभी कुछ कार्यों को देख देख कर सीखता है, ठीक है। तो परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी काम को आप बिना बताए और अपने आप से सीखते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना किसी को देख कर सीखते हैं, ना अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, खुद से जो सीखते हैं वही क्या होता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। तो व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करके देख कर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं, उन्हें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत को अगर आपसे पूछ लिया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो भी कोहलरबर्ग आप लगाएंगे, और अगर आपसे पूछ लिया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आप कोहलरबर्ग ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। फिर देखिए, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो वाइगोत्स्की ने भाषा पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था भाषा विचार से पहले है, ठीक है। और जो हमारे जीन पियाजे थे, उन्होंने कहा था कि विचार भाषा से पहले है, क्योंकि बच्चा पहले सोचता है फिर बोलता है, लेकिन वाइगोत्स्की का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा पहले बोलता है फिर सोचता है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने भाषा पर ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? सीखने का वक्र क्या होता है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। यानी जो सीखने का वक्र होता है कि किस तरीके से बच्चा सीखता है, ठीक है। क्या होता है, किस तरीके से आप सीखते हैं, कभी क्या होता है, कभी तेज़ सीखते हैं, कभी धीमे सीखते हैं, कभी क्या होता है सीखते सीखते एकदम तेज़ सीखते हैं, फिर धीरे हो जाते हैं, ठीक है। तो सीखने की गति को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सीखने के वक्र अभ्यास सीखने की गति एवं उसकी उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है? प्रेरणा का अभाव है, ठीक है। मोटिवेशन, आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। सीखने के पठार आने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है प्रेरणा का अभाव। सीखने का स्थानांतर को परिभाषित कीजिए। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि सीखने का स्थानांतर किसे कहते हैं? पिछले बार में सीखे हुए ज्ञान को नए आने वाले यानी दूसरे ज्ञान में एक तरीके से सीखे गए ज्ञान को दूसरे ज्ञान में क्या होता है, जोड़ना क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतर कहलाता है। देखो, बीजे अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतर कहलाता है। यानी जो आपने पिछली बार सीखा है वही ज्ञान आप दूसरी जगह अगर लगा रहे हैं तो वही क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतर कहलाता है। अधिगम स्थानांतर के सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, स्थानांतर, ठीक है, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए स्थानांतर कितने प्रकार का होता है? स्थानांतर 2 प्रकार के होता है, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, यानी मोटिवेशन किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है, ठीक है। एक अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग होता है। अभिप्रेरणा किसी काम को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जब हम मोटिवेट होते हैं तो क्या होता है, ये क्या करता है, हम किसी भी काम को शुरू करने या उसको पूरा करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है, हमें मोटिवेट करती हैं।
रुचि को परिभाषित कीजिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जहाँ पर आपका ध्यान होगा वहाँ पे आप रुचि लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुचि के दो प्रकार बताइए। तो रुचि दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? जन्मजात होती है, अर्जित। रुचि आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी जन्मजात होती है और एक अर्जित, आप जो बाहर से अर्जित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रुचि और ध्यान का संबंध कैसा होता है? तो रुचि और ध्यान एक दूसरे के क्या होते हैं? पहलू होते हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये अच्छे से आपको याद रखना है कि रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं, क्योंकि जहाँ पर रुचि होगी वहीं पे आपका ध्यान होगा। जब आप किसी चीज़ में रुचि लेने लगेंगे तभी तो आप ध्यान लगाकर सीखेंगे, और जहाँ पर आपका ध्यान नहीं होगा वो उस चीज़ में आपको कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। रुचि मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, जब आपका किसी चीज़ में ध्यान लगेगा तभी तो आप इंटरेस्ट लोगे उसमें, और जब आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो यानी रुचि और ध्यान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। रुचि का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है, यानी जो हमारे अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान होता है उसको क्या होता है? चेतन मन में लाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। स्मृति के मुख्य 4 सोपान होते हैं: अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान। कौन कौन से होते हैं? अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। स्मृति को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: प्रेरणा, रुचि और शांतिपूर्ण वातावरण। आगे बढ़ते हैं। ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, ध्यान जब आपका होगा, आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास आपका क्या होगा? वहाँ पे लगेगा। तो ये एक सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, फिर कहते हैं सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, सृजनात्मक मतलब होता है कि आप किसी नई नई आदतों को लाना, नए नए ज्ञान को सीखना। ठीक है, ये आपकी सृजनात्मक, यानी नई चीज़ों को, यानी नई तरीके से लाना सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता क्या होता है? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। सृजनात्मकता क्या होता है? मानसिक विकास क्या होता है? सभी मैंने आपको ये अलग अलग चैप्टर मैंने आपको सब पढ़ाए हुए हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाकर आप देख लीजिएगा। मैंने ये सारे जो आपके चैप्टर हैं मैंने सब पढ़ाए हैं। परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। स्मृति के 2 प्रकार बताइए। स्मृति के 2 प्रकार निम्न हैं: अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विस्मरण को परिभाषित कीजिए। मन के अनुसार ग्रहण किए गए तत्वों का धारण न करना ही विस्मृति है। ठीक है, जो मन के अनुसार ग्रहण किए गए तत्वों को धारण न करना ही क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। ठीक है, विस्मरण का मुख्य कारण बताइए। विस्मरण का मुख्य कारण होता है बाधा या उपस्थिति होना। ठीक है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप अगर क्लास में ज़्यादा दिन तक अनुपस्थित रहेंगे, आप उपस्थित नहीं होते हैं, डेली नहीं आते हैं, तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। वह विज्ञान जो पद्धतियों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है वो सांख्यिकी कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, आवृत्ति क्या है? आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? दोहराना, यानी कि वह मान जो बार बार कितनी बार आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ ही होता है कि दोहराना। ठीक है, तो आवृत्ति का मान है जो जितनी बार आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसमें आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के समूह को केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने किया? यह विचार वॉटसन ने किया। यानी उन्होंने कहा तुम मुझे बालक दो, मैं उसे क्या होता है इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इसको हम विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, संवेगात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकरण किया है? तो विषय वस्तु, संक्रियात्मक, उत्पादक आदि में वर्गित किया है। 3 कौन कौन से थे? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। युंग ने युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्ति को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया व्यक्ति को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वो तर्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सीखना, फिर उसको धारण करना, फिर पुनः स्मरण करना और फिर उसकी पहचान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो प्रश्न है मैंने आपको बताया अभी, स्मृति को एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं को बताइए। ये यूपी टेट में बहुत आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है, यानी कि उसको नकल करके सीखता है। यहाँ पे देखिए, यही पहले ही आपको बता दिया गया, आप अच्छे से जान जाओगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, जब बालक किसी तथ्य या किसी काम को दूसरे बालक के तथ्य या काम को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? जब आप किसी को देख कर सीखते हो, यानी एक बच्चा जब टीचर किस तरीके से काम कर रहा है, टीचर कैसे लिख रहा है, इस तरीके से देख कर जो सीखता है, तो क्या होता है? जब आप किसी को देख कर सीखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो उससे सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आता है? अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अभ्यास करना। जब आप क्या होता है, आपको एक चीज़ याद नहीं होती, जब उसका बार बार अभ्यास करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लाड़ स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये संबंध प्रतिक्रिया या सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी कुत्ता सीख जाता है, जब बेल बजती है तभी कुत्ते को भोजन दिया जाता है, तो जब जैसे ही बेल बजती है कुत्ता लाड़ टपकाने लगता है, उसको पता चल जाता है कि भोजन आने वाला है, तो कुत्ता सीख जाता है। पहले वो नहीं सीखता है, बेल बजाता है, फिर उसके बाद भोजन आता है, तब वो लाड़ टपकाता है। लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही अब क्या होता है, जब रोज रोज बेल बजने के बाद उसे भोजन मिलता है तो वो समझ जाता है कि अब जो बेल बज रही है ये हमें भोजन मिलने के लिए बज रही है। तो जैसे ही बेल बजती है कुत्ते की लाड़ टपकने लगती है, उसको पता चल जाता है कि ये बेल भोजन के लिए बजी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए। तो बालक में कौन कौन से जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? देखो, डर होता है, क्रोध होता है, स्नेह होता है, ये बालक के जन्मजात होते हैं, अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। वह प्रवृत्ति जो बालक से होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है। यानी आपको जहाँ पर रुचि होगी, जहाँ पर ध्यान होगा, तभी तो आपको इंटरेस्ट लोगे। जब आपको इंटरेस्ट होगा तभी वहाँ पर ध्यान आपका जाएगा। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। अब देखिए, अवर्गीकृत यानी अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो जब विषम संख्या होती है तो आपका सूत्र क्या होता है? m बराबर m+1/2 में पद का आकार होता है। ठीक है, यानी माध्यिका बराबर होता है n+1/2 में पद का आकार। अब आगे बढ़ते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र में किसका मापन किया जाता है? आपको पता है, बुद्धि लब्धि यानी IQ का मापन क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अब ये आपका लास्ट प्रश्न था, आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब मिलते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन बिल्कुल दबा दें। और प्लीज़ मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने कैसा पढ़ाया प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।